नवंबर को मतदान होगा और 24 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। यानी चुनावी घड़ी बेहद नजदीक आ गई है। दलों और दावेदारों ने भी दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक रैली और आरोप प्रत्यारोप के दौर में सभी पार्टियां अपने वोटरों को रिझाने में जी जान से जुट गई हैं। हालांकि कभी सियासी मैदान की सूरमा माने जाने वाली कांग्रेस अभी भी चुनावी कसरत से कतराते नजर आ रही है, जबकि बीजेपी चुनावी दंगल में पूरी दमदारी के साथ खड़ी हो गई है। कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है और ये चुनाव उसके जिंदा रहने की आखिरी सांस भी है, आस भी है। लिहाजा रतलाम झाबुआ लोकसभा और देवास विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव कांग्रेस के लिए अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। लेकिन कांग्रेस का सामना अपराजय शिवराज सिंह चौहान की बागडोर वाली बीजेपी से है। ऐसे में सियासी पारे के साथ साथ सवालों का बाजार भी गरमाने लगा है। क्या चुनौतियों का सेहरा पहनी कांग्रेस इस उपचुनाव के सहारे सूबे में कर पाएगी कमबैक या खत्म हो जाएगा उसका खेल? आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में ले रहे मैराथन बैठकें। सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा कर लौटे अधिकारियों से हो रही 1-to-1 चर्चा। पंचायत प्रतिनिधि 1 नवंबर को मनाएंगे धिक्कार दिवस। पंचायत प्रतिनिधि अपनी गिरफ्तारी से हैं नाखुश। मांगों को लेकर पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। भोपाल में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव का बयान। पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं दिख रहा किसानों का दुख। ओछी बकवास कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों के नेता लाल बत्ती और गनमैन के लिए हो रहे बेचैन। दिग्विजय सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच बंद करने के आदेश जारी। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ईओडब्ल्यू को भेजा खत। आरकेडीएफ कॉलेज को फायदा पहुंचाने का मामला। पूर्व नेता विपक्ष अजय सिंह ने लिखा सीएम शिवराज को खत। स्थापना दिवस कार्यक्रम में राजेश रोशन के कार्यक्रम को निरस्त करने की मांग। प्रदेश में सूखे के हालात के मद्देनजर लिखा खत। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने महापौर मालिनी गौड़ को दी बड़ी राहत। मालिनी के खिलाफ लगी याचिका खारिज। गौड़ पर विधायक रहते हुए महापौर के संवैधानिक पद पर बने रहने पर जताई गई थी आपत्ति। रायपुर में डाटा एंट्री ऑपरेटर पिछले 46 दिन से हड़ताल पर। लोगों से भीख मांगकर जताया विरोध। आर्थिक मदद की गुजारिश भी की। मंदसौर में बेकाबू जीप ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। गुस्साई भीड़ ने जीप में लगाई आग। बाइक भी आई आग की चपेट में। जांजगीर में युवक ने युवती पर किया तलवार से हमला। बाद में खुद भी जहर खाकर दी जान। एक तरफा प्यार का मामला। और करीब 9 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग को मिली कामयाबी। 5वीं बार ट्रैंक्विलाइज करके बाघ को किया पिंजरे में कैद। वन विहार लाया गया। Program is sponsored by CXCT. जी हां, तो कमियों को दूर कर और कठिनाइयों से जीत कर फिर से मैदान में मजबूती से जुटना कभी कांग्रेस, उसके कद्दावर नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान रही। लेकिन आज वही कांग्रेस हाशिए पर पहुंच गई है और साल 2003 से लगातार हर चुनाव हारने के बाद एक बार फिर चेतना संजोने और प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने की कवायद में जुट गई है, जिसकी शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने अमरकंटक से जन विश्वास पदयात्रा निकाल करके। कांग्रेस को उम्मीद है कि रतलाम झाबुआ में होने वाले लोकसभा और देवास मैहर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से उसकी किस्मत का बंद दरवाजा खुलेगा और मिशन 2018 कामयाब होगा। हालांकि मुश्किलें बीजेपी की भी कम नहीं है। उपचुनाव से ठीक पहले पेटलावद में हुआ भीषण हादसा और अब सूखे के संकट के बाद किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामले बीजेपी की राह में बाधा बन सकते हैं। यही वजह है कि रतलाम झाबुआ के साथ देवास और मैहर में होने वाले उपचुनाव कांग्रेस के साथ साथ सत्ताधारी दल बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं।
तो साख का सवाल बन चुके इन उपचुनावों के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। यही वजह है कि अब तक कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाने वाली और नेहरू गांधी वंशवादी परंपरा की धुर विरोधी रही बीजेपी खुद इन दोनों उपचुनावों में वंशवाद की नैया पर सवार होने को मजबूर है। इन उपचुनावों में संगठन ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए रतलाम संसदीय सीट के लिए पूर्व सांसद और दिवंगत नेता दिलीप सिंह भूरिया की विधायक बेटी निर्मला भूरिया के नाम पर, तो देवास में पूर्व मंत्री और दिवंगत नेता तुकोजी राव की पत्नी गायत्री राजे पवार के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद रतलाम झाबुआ में भूरिया वर्सेस भूरिया के बीच मुकाबला हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन झाबुआ से कांतिलाल भूरिया का लड़ना लगभग तय है। वहीं उपचुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता राजस्थान में विशेष रणनीति बनाने में जुटे हैं। चुनाव की चुनौती। यहाँ सूबे में एक बार फिर राजनीति के थर्मामीटर में चुनाव की हरारत बढ़ने लगी है। रतलाम झाबुआ लोकसभा और देवास विधानसभा में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दलों के दो आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। अब की बार बीजेपी वंशवाद की नैया पर सवार नजर आ रही है। पार्टी ने इस बार सहानुभूति कार्ड के जरिए दिवंगत नेताओं के परिजनों पर दांव खेला है। संगठन ने रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के लिए दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया और देवास विधानसभा सीट के लिए महारानी गायत्री देवी यानी दिवंगत विधायक तुकोजी राव पवार की धर्मपत्नी के नाम को हरी झंडी दे दी है। तो मैहर विधानसभा सीट से नारायण त्रिपाठी का नाम तय माना जा रहा है। उधर उपचुनाव का बिगुल बजने के पहले ही बीजेपी मैदानी स्तर पर अपनी जमावट कर चुकी है। मैदानी जमावट के बाद अब धार्मिक आयोजनों के जरिए माहौल बदलने की कवायद की जा रही है। दीपावली के पहले हमारी जमावट जो हमारी बूथ स्तर की रहती है वो पूरी कार्मिक रूप से आपको काम करते हुए दिखाई देगी। 2 तारीख के आसपास नामांकन पत्र भी ये लोग भर देंगे। सभी कार्यकर्ताओं को जो आने का समय है वो 3 तारीख के बाद सब लोगों को बुलाया है। 2 तारीख को देवास के फार्म भरने वाला है और 3 को झाबुआ या रतलाम का फार्म भरने वाला है। उसके बाद से काम शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ टुकड़ों में बिखरी और अपनी लोकप्रियता के न्यूनतम ग्राफ पर पहुंच चुकी कांग्रेस की डगर अब भी बेहद कठिन नजर आ रही है। मतदान की तारीखों का ऐलान होने के बावजूद कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदानी कसरत से दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि रतलाम झाबुआ संसदीय सीट में कांग्रेस का पलड़ा बीजेपी से भारी दिख रहा है, क्योंकि आलाकमान ने यहां 4 बार सांसद रह चुके कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारने का पूरा मन बनाया है। लिहाजा भूरिया भी पिछले लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय होकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं देवास के लिए रंजन वर्मा के नामों पर कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। लेकर पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव, रामेश्वर नीखरा और राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश राजस्थान के कुशलगढ़ में मंथन करने के साथ ही उपचुनाव के लिए आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कल ही से अधिसूचना जारी हुई 28 तारीख से और नॉमिनेशन कल से जारी हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समय के पहले 4 तारीख अंतिम तारीख है, उसके पहले अपने उम्मीदवारों को घोषणा कर दी। कांग्रेस और बीजेपी के लिए साख का सवाल बन चुके इन चुनावों से पहले चुनावी हांडी में कई मुद्दे भी उबलने लगे हैं। एक तरफ पेटलावद हादसे के बाद उसके विरोध को शांत करने के लिए बीजेपी कई धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले सूखे का संकट और किसान आत्महत्या के बढ़ते मामले उसके लिए सिर का दर्द बनते जा रहे हैं। वहीं रतलाम झाबुआ को छोड़कर कांग्रेस की हालत बाकी जगहों पर कमजोर नजर आ रही है। आलम यह है कि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता इन क्षेत्रों के दौरे पर नहीं पहुंचा है और न ही कांतिलाल भूरिया के अलावा कोई दूसरा सक्रिय नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या उपचुनाव के जरिए कांग्रेस कमाल दिखाकर कमबैक कर पाएगी
या फिर शिवराज के जादू के आगे वो बिखर जाएगी? एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर डंडोतिया के साथ मयंक शुक्ला। तो जब सूबे में बहने लगे चुनावी बयार, उपचुनाव बन जाए सियासी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल और कांग्रेस बीजेपी जीत के लिए करें हर संभव प्रयास, तो सवाल उठते हैं, क्या उपचुनाव में कांग्रेस करेगी कमबैक या फिर हारेगी बाजी? क्या सूखा और किसान आत्महत्या बनेंगे चुनावी मुद्दा? क्या उपचुनाव में भी बरकरार रहेगा शिवराज का जादू? तो चलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले बीजेपी की ओर से प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी, इनसे हम बीजेपी की रणनीति समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की चुनावी चालें क्या रहेंगी, बताएंगे प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी, जो इन दोनों चुनावों में क्या मुद्दे रहने चाहिए, क्या मुद्दे उठेंगे, परिवारवाद और इनके नतीजे क्या मायने रखते हैं प्रदेश की सियासत में, इस पर हम चर्चा करेंगे। राघवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रजनीश जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, लगातार उपचुनावों में आपकी जीत हुई, उत्साह से लबरेज हैं आपकी पार्टी कार्यकर्ता, प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान हो गया, पूरी तैयारी, मुद्दे क्या लेकर जाने वाले जनता के बीच? देखिए, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जब जाती है, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, रतलाम झाबुआ लोकसभा का चुनाव और देवास विधानसभा का चुनाव, दोनों आकस्मिक आए हुए उपचुनाव हैं, लेकिन दोनों की तैयारियां संगठनात्मक स्तर पर यानी बूथ लेवल पर जो हमारा काम करने वाला कार्यकर्ता है उसकी बैठक, प्रशिक्षण, सम्मेलन जैसे तमाम आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। मुद्दों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने विकास कार्यों, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव में जा रही है। और मुझे लगता है प्रत्याशी भी जो है वो लगातार जनता के भावनाओं से और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से उपजे हुए प्रत्याशी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अनुकूलता है और स्वाभाविक रूप से संगठनात्मक ढांचा, चुनाव के मुद्दे और प्रत्याशियों की छवि भारतीय जनता पार्टी को विजय दिला रही है। नहीं, बिल्कुल विजय का तो आप दावे कर रहे हैं लगातार, लेकिन ये परिवारवाद का आप लगातार विरोध करते आए थे रजनीश जी, आज वही हालत तो बीजेपी की है। पंकज जी के पास जाऊंगा, लेकिन ये क्या हुआ? क्या नए चेहरों को मौका नहीं देगी बीजेपी? बिल्कुल परिवारवाद में ही ढूंढे जाएंगे सदस्य की बीजेपी का, चूंकि दौर चल रहा है, जादू चल रहा है, शिवराज सिंह के नाम पर वोट मिल जाते हैं तो किसी को भी हम टिकट दे दें, चुनाव तो जीत ही जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है आपके अपने पैकेज में भी कई बार इस प्रकार की बात कही गई। हाँ। जो निर्मला भूरिया जी लोकसभा की उम्मीदवार बनाई गई, मुझे लगता है कि वो अभी विधायक हैं पेटलावत से, वो पहली बार विधायक नहीं है, इसके पहले भी विधायक रही है, एक बार चुनाव बीच में उनको खोया भी था। तो ये लंबे समय से वहां से प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जानदार शानदार नेता हैं। तो केवल दिलीप सिंह भूरिया जी की सुपुत्री हैं इसलिए उनका चुनाव नहीं है, इसलिए पार्टी ने नहीं चुना। वो एक सक्षम योग्य प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को, और आजकल तो भैया जब प्रत्याशी चयन होता है तो कार्यकर्ताओं की मंशा, उनकी राय समारी, पदाधिकारियों की राय समारी और साथ साथ में जनता की भावनाएं भी क्या हैं उसको भी परखने का काम किया जाता है। इसलिए बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से प्रत्याशियों का चयन हुआ है। मुझे लगता है कि इस बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए जो आप आरोप लगा रहे हैं। जी जी, गायत्री राजे पवार, मैं उसी बात पर देवास की बात पर भी आ रहा था। देवास के मसले में हम सबको पता है कि तुकोजीराव जी का असमय निधन हुआ और उसके बाद में वो सीट खाली हुई। उस परिवार का यानी स्वयं तुकोजीराव जी का और गायत्री राजे जी का, दोनों का सतत जनता के साथ में संपर्क, समाज सेवा, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और पर्दे के पीछे रहकर राजनीतिक कार्यक्रमों को अंजाम देने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। और मैंने कहा ना कि जनता और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर प्रत्याशियों का चयन हुआ, केवल वंश के आधार पर चयन करने का या किसी को नेतृत्व सौंपने का भारतीय जनता पार्टी के इस आधार पर तो कम से कम विचार नहीं होता। चलिए पंकज जी, जिस दिन अधिसूचना के तारीखों का ऐलान हुआ था कई दिन पहले, उस दिन हमने आपकी पार्टी के कई नेताओं से बात की, पूछा कि तैयारी कैसी क्या है। बस आप कई महीनों से तैयारी चल रही है, बीजेपी आपसे एक कदम आगे, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है, आप कह रहे हैं कि 12 तैयार है, 7 दूल्हों का पता नहीं है, प्रत्याशियों के नाम में इतना देरी क्यों? देखिए दीपेश जी, मुझे लगता है कि राजनीति में ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रत्याशी का नाम यदि आप पहले घोषित कर दें तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाए। यदि ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो शायद हर राजनीतिक दल सबसे पहले होड़ में रहता कि हम कौन प्रत्याशी घोषित करें, कब कैसे करें।
और जो दूसरी बात आपने बोली तैयारियों को लेकर, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर, चाहे देवास झाबुआ का मामला, झाबुआ रतलाम का मामला हो या देवास का मामला हो, लोकसभा विधानसभा दोनों क्षेत्रों के लिए पर्याप्त तैयारी करी है। और कोई भी राजनीतिक व्यवस्था यदि चुनाव में जाती है तो दीपेश जी उसका ये प्रयास होता है कि वो जीते, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी जो संभव सके उस क्षेत्र में जनता के सामने उतारे और कहे कि ये कांग्रेस का प्रतिनिधि है जिसे हम आपकी सेवा के लिए आपके पास लेकर आ रहे हैं, इनको चुनकर भेजिए। तो इन दोनों दिशाओं पर कांग्रेस पार्टी ने काम किया। अब सवाल ये उठता है कि किन बिंदुओं पर हम जनता से वोट मांगेंगे। तो शिवराज जी की कृपा से मध्य प्रदेश मुद्दे पर मैं आऊंगा पंकज जी, लेकिन यहाँ तो कांतिलाल भूरिया जी इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, लगातार वो क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। देवास में आपके पास सामने कश्मकश है, किसको दें टिकट, देरी क्यों हो रही है आखिरकार? कहाँ इतने समय से सभी को पता था कि उपचुनाव होने हैं, सब बस ताक में बैठे थे कि कब तारीखों का ऐलान हो। ऐसे में क्या ठीक नहीं होता कि एक मैसेज दिया जाता कि फौरन से पेशतर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता, उनमें भी जोश होता, उत्साह होता। अब आप एंड टाइम पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे, फिर कुछ बगावती तेवर देखने को मिलेंगे, कुछ नेता नाराज होंगे, फिर आप ही की मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए, कांग्रेस की मुश्किलों की चिंता करने के लिए आपको साधुवाद, लेकिन मेरा आग्रह बहुत साफ है, दोनों जगह कहीं किसी प्रकार कोई बगावत की स्थिति नहीं है। मैं किसी नेता कार्यकर्ता का नाम नहीं लूं क्योंकि अब थोड़े समय बाद औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान होगा, पर वहां कार्यकर्ता भी जानते हैं और नेता भी जानते हैं कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से मजबूती से लोहा ले सकता है, चाहे देवास की बात हो या रतलाम झाबुआ की बात। क्यों नहीं कर रहे हैं समय रहते? मैं उसी उत्तर पे आ रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि समय रहते तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारत निर्वाचन आयोग की जो प्रणाली और पद्धति है वो ये साफ करती है कि नामांकन के आखिरी दिन में 3 बजे तक आप नामांकन भर सकते हैं। तो जो संविधान प्रदत्त व्यवस्था है उस व्यवस्था का कम से कम यदि कांग्रेस पार्टी अपनी नीति रणनीति तय करने में समय लेना चाहती है तो वो तो हमको रहने दीजिए, उसको कृपया प्रश्न के नजरिए से ना देखें कि क्यों देर हो रही है, क्या कारण है। तो कोई भरोसा नहीं है अभी तक पूरा उन प्रत्याशियों के नाम। ये आपका आंकलन हो सकता है, मैं तो बोल रहा हूं कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को भरोसा है और ये भी पता है कि कौन टक्कर ले सकता है, तो वो सब तय है। और अब जो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रदर्शन आशातीत नहीं रहा, बल्कि मैं कहूं निराशाजनक रहा, तो सच स्वीकार करने में हर्ज नहीं है। पर इन दोनों चुनावों में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। झाबुआ और रतलाम के बारे में तो आपकी पैकेज में कम से कम 3-3, 4-4 बार कहा कि कांग्रेस का पलड़ा बढ़ गया, तो मुझे अच्छा लगा सुनकर कि आप और आपकी टीम ने वहां पर जो निष्पक्ष जांच है वो जांच करी और इस बात को लेकर सिर्फ हमारा आकलन है, जैसा कि हम ये आकलन कर रहे थे कि आपको अपने प्रत्याशियों पर भरोसा है या नहीं। नहीं, आकलन नहीं, वो प्रश्न था आपका, आकलन नहीं था। आकलन तो वो हुआ कि आपने कहा कांग्रेस मजबूत है, वो तो आपका प्रश्न था कि आपने क्यों नहीं किया, देर से क्यों कर रहे थे। मैं उसका उत्तर दिया कि देर नहीं है, देर नहीं है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दुरुस्त है और सही समय पर चल रही है। चलिए राघवेंद्र जी, शायद आपके मनस्थिति और या कांग्रेस की स्थिति में क्या चल रहा है बेहतर तरीके से बता पाए। पर्याप्त तजुर्बा राघवेंद्र भाई। राघवेंद्र जी, कहाँ देरी हो रही है प्रत्याशियों के ऐलान में, और प्रत्याशी चुनाव में ज्यादा मायने रखने वाले हैं या फिर मुद्दे हावी रहेंगे चुनाव पर? मुझे तो लगता है कि इस पूरे चुनाव में सिर्फ एक पार्टी दौड़ रही है, दूसरी कोई पार्टी मुझे दिख नहीं रही है। हालांकि पंकज भाई इस बात से बुरा मान सकते हैं, लेकिन बहुत माफी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि एक ही ये पार्टी है बीजेपी और एक ही लीडर है शिवराज सिंह, वो जीतेंगे। अब एक आदमी दौड़ रहा तो रिजल्ट क्या आता है, एक ही जीतेगा। लेकिन मैं दूसरी बात बताऊं, हालांकि वो उनके पक्ष में जाएगी, मेरा ना तो इनका पक्ष करने का मानस है ना इनके विरोध का। मैं सिर्फ ये बताऊं, कांग्रेस जो है उसकी रणनीति शुरू से हम लोग देखते आए हैं, वो लास्ट मोमेंट पर अंतिम क्षणों में प्रत्याशी तय करती है। अभी की बात नहीं है, जब आम चुनाव थे तब भी इस बात को पंकज जी भी जानते हैं, रजनीश जी भी जानते हैं और जो पत्रकारिता में काम कर रहे हैं वो भी जानते हैं। लेकिन जो पहला आपने सवाल किया था, नहीं, लेकिन ये चीज इनके हमेशा खिलाफ ही गई है ना, सारे चुनाव में इतनी बुरी तरह हार हुई तो उसका फायदा तो मिला नहीं कभी भी। देखिए बात कर रहे हैं, टकूंगा हम 60 साल तक जिस देश में कांग्रेस की सरकार रही तो खिलाफ कैसे गई ये व्यवस्था? अरे आम चुनाव से बात विधानसभा नहीं, आपने जनरल पिछले 5 साल का टर्म हम देखे पंकज जी। दीपेश जी, मेरा आग्रह सिर्फ है, मैं राघवेंद्र भैया माफी चाहूंगा, मेरा आग्रह सिर्फ है कि आप बिल्कुल विश्लेषण करिए, पर विश्लेषण ऐसा करिए जो सटीक दिखे। ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है। 5 साल की स्थिति भाई राजनीति में 5-10 साल बोलिए आप तो ठीक है, लेकिन कहीं हम जीते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरे भारत में हार गए चुनाव। ठीक है, बात भी है, जिन्होंने कहा कि कार्यकर्ता भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं चुनाव कौन लड़ने वाला है, केवल औपचारिकता बाकी है, वो घोषणा भी नहीं हो पा रही। इसका मतलब अंदर खाने कुछ ऐसी खटपट है जिसके कारण मामला फंसा हुआ है। देखिए ये अंतर्मन की आपकी जो बात है, आप ही दोनों बातें कह रहे हैं। राघवेंद्र जी पहले बात पूरी कर लें, रजनीश जी फिर आपके पास होता। राघवेंद्र जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इनका फार्मूला अभी असफल हो रहा है, कई साल तक वो उसी फार्मूले पर जीतते रहे हैं। होता ना, कई बार कोई दवा ऐसा करना बंद कर देती है, तो ये अभी उस बेअसर दवा को ले रहे हैं जिसने 40 साल तक उनको जिताया, 50 साल।
लेकिन पिछले 10 साल में वो असर नहीं कर रही है, तो इनको दवा बदलने की भी जरूरत है और डॉक्टर बदलने की भी जरूरत है। मेरा कहना इसमें यह है कि कांग्रेस को ये पता है कि स्थिति क्या है। जैसे आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया बार बार कि रतलाम में हालात कांग्रेस के ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल दुर्घटना हुई है और एक पुराना नाम कांचीलाल भूरिया जो वहाँ कई बार सांसद रह चुके हैं, वो मैदान में आ सकते हैं और उनकी घोषणा अगर होगी तो मेरे ख्याल से मुकाबला वाकई वहाँ अच्छा होगा। लेकिन जो पहले आपने सवाल किया था कि जो बीजेपी वंशवाद की खिलाफत करती थी, उसको लेकर मैं 2 बात कहना चाहूँगा। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी जी ने जब और अमित शाह ने कमान संभाली दिल्ली में पार्टी की, तब ये कहा गया था कि परिवार के सदस्यों को शायद मौके कम मिलेंगे। अपरिहार्य हो या कोई ऐसी स्थिति हो जहाँ कोई दूसरा अवसर ना मिल रहा हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ दोनों जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें मुझे लगता है कि बीजेपी ने उस चीज़ को थोड़ा सा दरकिनार किया है। कारण देखिए, जो भी यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं वो जाहिर बात है कि पार्टी की बात कहने आए, उसकी वकालत करने आए, उस फ्रेम से वो बाहर जा नहीं सकते और हमको ये अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए कि पंकज जी कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलेंगे सच बात, या रजनीश जी का बीजेपी के खिलाफ कोई सच बात बोलेंगे। लेकिन हमको ये लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि वंशवाद की जो बात बीजेपी विरोध करती थी, अब वो उस लाइन पर कई सारे मामलों में चलती दिखी है और उसने अपनी उस बात को तोड़ा भी है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात जो कांग्रेस की है, कांग्रेस इस समय भले ही रतलाम में अच्छी स्थिति में हो, जो मेरा कहना है कि जब तक कांग्रेस एकजुट होकर नहीं आएगी, चाहे वो रतलाम का चुनाव हो, चाहे देवास का हो, वहाँ दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, सुरेश पचौरी, ये जो 4-5 नाम हैं, अगर ये एक साथ नहीं दिखे तो नतीजा फिर वही आएगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि हारेगी, लेकिन नतीजे कोई बहुत चौंकाने वाले नहीं आएंगे, जैसे आते रहे लगभग वैसे ही आएंगे फिर। पंकज जी, अब आप भले कहें हमारे साधुवाद करें, लेकिन चिंता बहुत होती है हमें। कांग्रेस की आप विपक्ष में हैं, लेकिन जिस तरीके से हार हो रही विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक, आता हूँ रजनीश जी, ये सवाल बार बार उठता है कि कांग्रेस के नेताओं को, आला नेता जो छत्रप कहलाते, जो उनकी ताकत हुआ करते थे, आज वो कमजोरी हो गई है। क्या एलर्जी बड़े नेताओं को एक दूसरे से कि एक मंच पर नहीं आ सकते, एकजुटता नहीं दिखा सकते? और हर चुनाव में हमने बड़ा सवाल ये उठाया है कि आखिर क्या दिक्कत होती है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनके बाद आपसे जवाब लूंगा इसी सवाल पर पंकज जी, कि क्यों आखिरकार वो बड़े नेता एक साथ नहीं आ रहे हैं। भगवान दास जी हमारे साथ है भोपाल से, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी भगवान दास जी। हाँ सर, नमस्कार जी। सर, ये क्या है, कांग्रेस को हर चुनाव में, कोई भी चुनाव देखो, अभी कितने चुनाव हुए, पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण है जो बड़े नेता हैं वो एकजुट होते नहीं है, और कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, और उसके ही चलते अगर एकजुटता नहीं दिखी अभी इस चुनाव में और गुटबाजी हावी रही तो ये चुनाव भी, इस चुनाव में भी कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। ये तो आप स्थिति बता रहे, कोई सवाल है आपका पंकज जी से? पंकज जी से यही सवाल है कि कांग्रेस में एकजुटता होनी चाहिए, सब मिलजुल कर एक मंच पे आए बड़े बड़े नेता। ठीक है, ठीक। एक दर्शक एक और है दतिया से, मुकेश जी, अपना सवाल कीजिए। मुकेश जी। था हेलो जी मुकेश जी। मैं ये पूछ रहा था कांग्रेस से, हाँ, मैं पंकज चतुर्वेदी से ये कह रहा कि अगर दिग्विजय सिंह प्रचार करने नहीं जाए कहीं तो कांग्रेस सॉलिड जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। नीमच से एक और दर्शक है हमारे साथ में, यश जी, अपना सवाल कीजिए। जी सर, नमस्कार जी। मैं पंकज जी को एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात है? कि एमपी में जितने मुद्दे भाजपा ने दे रखे हैं उतने मुद्दे शायद किसी और स्टेट में, लेकिन कांग्रेस की एक नाकामी है या फिर सबसे बड़ा उनके लिए एक मतलब शर्म वाली बात है कि इतने मुद्दे को भी कांग्रेस भुना नहीं पा रही है। तो क्या कभी कांग्रेस इन सब व्यापम से लगा के, किसानों की हालत से लगा के, इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन बिल्कुल यश जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। देखिए पंकज जी, आप भले हमारी सलाहों को हवा में उड़ा दें, ये आपका अधिकार है, लेकिन चिंता है तमाम दर्शक, आप सबको साधुवाद दीजिए। सर मेरा हाँ मैं पूछना चाहता हूँ सर। जी जी बोलिए। पंकज जी से बस स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि क्या कभी कांग्रेस में क्या कभी कांग्रेस एक हो पाएगी और कांग्रेस वापिस एमपी में ये सारे मुद्दे भुनाकर वापिस सत्ता में आ पाएगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। पंकज जी, बीजेपी की चिंता कोई नहीं कर रहा, सबको आपकी पार्टी की चिंता है। देखिए दीपेश जी, मैं मेरे तीनों मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और निश्चित तौर पे उनके जो प्रश्न है बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। जिस प्रकार का वातावरण इस समय मध्य प्रदेश में और देश में बना हुआ है वो यही परिलक्षित करता है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। आप भी उसी तरीके की बात करते, लगभग वही कॉपी उनकी थी, आपकी मन की जो भावना थी लगभग वो तीनों हमारे मित्रों ने बात करी। मेरा आग्रह बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी में आप जिसको गुटबाजी कहते हैं वो मतभेद है, अलग अलग प्रकार के मत हैं। एक बड़ा परिवार है, 130 साल पुराना परिवार है, और ये कांग्रेस पार्टी में आज से नहीं है। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस साहब में मतभेद थे, पर सबका उद्देश्य कांग्रेस का हित और आम आदमी का हित होता है।
मनभेद कांग्रेस के किसी नेता में नहीं है, पर ये एक प्रकार की ऐसी धारणा स्थापित हो गई है, तो निश्चित तौर पे हम यानी कांग्रेस पार्टी भी ये कोशिश कर रही है कि ये धारणा टूटे। न तो दिग्विजय सिंह साहब कमलनाथ जी के प्रति तलवार लेकर चलते हैं, न सिंधिया जी अपने हाथ में कोई छुरी रखते हैं कि कमलनाथ जी कहीं मिले तो पीछे से वार करें। तो ये जो तीन हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अभी हैं, दिल्ली में हैं, दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में बड़ा लंबा अनुभव है, कमलनाथ जी सिंधिया जी लोकसभा में हैं, सबका उद्देश्य है, क्योंकि दीपेश जी ये बात कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता सब जानते हैं कि यदि कांग्रेस मजबूत है तो पार्टी मजबूत है, देश मजबूत है और नेता मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर हार हुई, पर हार के लिए हम यदि सिर्फ ये कह दें कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, तो नेताओं ने मिलजुल कर प्रचार भी किया है, पर और दूसरे नहीं पंकज जी, वो मतभेद जो आप कह रहे हैं कि मतभेद, उसका फायदा क्या मिला पार्टी को? उन मतभेदों को दूर करने की कोशिश की जाती। अगर आपका दिल्ली दरबार से आदेश चलता, वहां से ऑर्डर चलता, तो क्यों नहीं तमाम नेताओं को ये कहा गया कि आप कोई आ रहा रजनी बस? तो ये क्यों नहीं हो रहा है? वो मतभेद दूर क्यों? अरे आप विधानसभा चुनाव हार गए, 12 साल से आप सत्ता से प्रदेश में दूर है, लोकसभा में 27 सीटें बीजेपी ने जीती, केवल 2 पर आप आ गए। इसके बावजूद अगर मतभेद बने रहेंगे तो फिर ठीक है, आप अपनी मर्जी के मालिक। मैंने क्या कहा आपसे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैंने यही निवेदन किया आपसे कि आप जिनको मतभेद की बात करते हैं, जो धारणा बनी है मतभेद को लेकर, वैसा नहीं है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जानते हैं इस बात को। और आप यदि विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, नगरीय निकाय चुनाव की बात करें, तो नेताओं और ये जो कथित तौर पर जिस गुटबाजी की चर्चा करते हैं, वो कारण अकेला नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी को काम करना है, और कांग्रेस पार्टी में पिछले 1-1.5 साल में चाहे एक एंटोनी कमेटी बनी हो या और सारे मामले हों, उन पर विचार विमर्श शुरू। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो समिति अभी भी काम कर रही है, और पिछले महीने कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई। पर यदि आपके को कोई बड़ा निर्णय लेना है, बड़ा परिवर्तन करना है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगता है जो कांग्रेस पार्टी ले रही है। और हम चाहते हैं कि देश की सेवा मजबूती से कर सकें। तो मैं आज आपके मन से आश्वस्त कर रहा हूं कि इस दिसंबर 2015 के बाद जनवरी 2016 के आसपास से आपको कांग्रेस पार्टी का एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। बहुत सारी नीतियां, देश बदले या न बदले वो अलग मुद्दा, हम हमारा प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे आपके? प्रदेश अध्यक्ष तो मुझे नहीं लगता कि आपकी यदि मंशा हो, तो मेरी जानकारी नहीं है, पर हमारी तरफ से कोई योजना नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष जी को बदला जाए। खैर, अगर आपकी इच्छा तो दीपेश जी आप स्वतंत्र हैं, पर कांग्रेस नहीं, मैं उत्तर पंकज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मैंने कब आपके तमाम दिग्गजों को एक साथ एक मंच पर देखा था। शायद राघवेंद्र जी को मैं याद दिला देता हूँ आपको। हाँ, लोकसभा चुनाव में 1.5 साल पहले जो सभा हुई थी, वो सबसे बड़ा कार्यक्रम था, वहां आपने देखा था। नगर निगम के चुनाव में भी देखा था आपने। ज्यादा समय हो गया आपके पास में। रजनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसके पहले नहीं, मैं आप जो पूछना चाह रहे हैं वो पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं तमाम जो अभी बात हुई उसको लेकर कुछ बात मुझे कहनी थी। एक बात तो ये कि आपके पैकेज में भी दिखाया गया, और बाद में दोनों मेहमानों ने भी आपके कहा कि कांतिलाल भूरिया जी अगर लोकसभा के उम्मीदवार होंगे तो चुनाव थोड़ा सा कड़ा होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर ये बात कहता हूं कि कांतिलाल भूरिया जी अगर मैदान में होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे आसान चुनाव होगा। कारण केवल ये है, भारतीय जनता पार्टी सीधा सपाट जनता के सामने अपना विषय रखती है। जो हमने काम किए, शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार ने उपलब्धियां जो झाबुआ रतलाम लोकसभा को दी, उसके आधार पर भाजपा को वोट दीजिए। कांतिलाल भूरिया जी विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में सरकार रही, दिल्ली में सरकार में रही। उसके रहते हुए झाबुआ को गिनाने लायक उपलब्धि क्या दी? मुझे लगता है ये मुद्दा है, इसलिए हमें सबसे आसान उम्मीदवार रजनीश जी, आप उसका उत्तर मत दीजिए, क्योंकि ये जो जस्टिफिकेशन है आप नहीं, इसलिए कि आपने एक तरफा जो बात कर रहे थे कि पलड़ा भारी रहेगा, मैं उसका उत्तर आपको दे रहा हूं। हमें बहुत आसान रहेगा कांतिलाल भूरिया जी अगर मैदान में उतरते हैं। दूसरी बात जो आप बार बार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, देखिए कांग्रेस एक संगठन के नाते क्या उनके अंदर चलता है वो जाने, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में बात आती है एक संगठन के नाते, एक राजनीतिक दल के नाते, एक राजनीतिक दल को या नेता को ऑक्सीजन मिलती है उसके कार्यकर्ताओं से और जनता से। और जब वो ऑक्सीजन बंद हो जाती है, अलगाव कार्यकर्ताओं से हो जाए, अलगाव जनता से हो जाए, मुद्दों और चुनौतियों की पहचान समाप्त हो जाए, तो पार्टी गुटों में बटी हो या एक हो, पार्टी जीवित नहीं रह सकती, सरवाइव नहीं कर सकती। वो हाल है, क्योंकि ये जनता से कटे हुए हैं, मुद्दों से कटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से कटे हुए हैं, और अलगाव है, भटकाव है। मुझे लगता है इसी कारण कांग्रेस की दुर्दशा है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ में दमोह से प्रदीप राय जी, अपना सवाल कीजिए।
सर मेरा राघवेंद्र जी से प्रश्न है कि जो उपचुनाव में हम देखते हैं कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, अधिकांश उसी के प्रत्याशी जीतते हैं, इसके पीछे हम कौन सा कारण मानकर चलें? क्या हम मानकर चलें कि सत्ता पक्ष के प्रत्याशी को जिताने से ही विकास संभव है, वोटरों में ऐसी सोच रहती है, या फिर प्रशासन का दबाव रहता है, या फिर विपक्ष का प्रत्याशी कमजोर या दागदार रहता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसी में एक सवाल और जोड़ूंगा मैं, राघवेंद्र जी आऊंगा आपके पास, लेकिन सागर से एक और दर्शक है। संतोष जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। हाँ सर जी, सवाल कीजिए। क्वेश्चन हमारा गंभीर है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बिल्कुल सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों के लिए सब कोई बात करता है, कर्मचारियों के लिए बात करता है। आज मध्य प्रदेश में 3500 मीटर ईडर काम कर रहे हैं एमटीवी में। सर उनके बारे में किसी को ध्यान नहीं, ये आज के मुद्दे से, आज के विषय से जुड़ा आपका सवाल नहीं है। पहले हमारे सुनिए सर, सभी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसके लिए हमारा क्वेश्चन है, महाहड़ताल हुई थी उसमें मीटर रीडरों के लिए बताया गया था, हम गरीबों के लिए क्यों नहीं दिया जाता? 4.5 रुपए हम लोगों को मीटर रीडर का। चलिए, रजनीश जी यहाँ पर हैं, उनकी तक आपकी बात पहुंच गई। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि अपने फोरम पर ये बात आपकी जरूर उठाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। दतिया से एक और दर्शक है, महेश जी, अपना सवाल कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ पंकज चतुर्वेदी जी से कि कांग्रेस की इस पे इतनी बदतर हालत है, न सूचना चुनाव में लट्टम लट्टा, पूरे आरोप लगते हैं। पिछली बार विदिशा में चुनाव हुआ था, भाभी टिकट बेचने के आरोप लगे। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मनमानी कब तक करेंगे? अरुण यादव जी यहाँ सबको टिकट दे दिया, वहाँ पे अलग जो जातिवाद समाजवाद, इससे दूर हटो भैया। कांग्रेस को महेश जी, आप किस पार्टी से हैं? महेश जी, आप किस पार्टी से हैं? जी आप मैं तो साहब आम आदमी हूँ, मेरे परिचित रहते आरोप लगते हैं साहब। हमें तो शहर में, हमें प्रदेश में सुना एक गोविंद गोयल की गांधीगिरी करते, हम टीवी के आपके माध्यम से ही सुनते आ रहे हैं साहब। ये पर कब तक चलेगा? चलिए, ये आक्रोश है। राघवेंद्र जी, ये सवाल जो एक दर्शक ने पूछा कि कांतिलाल भूरिया को क्यों चुनेगी झाबुआ रतलाम की जनता? प्रदेश में, देश में बीजेपी की सरकार है और काफी कुछ पिछले 3-4 महीनों में, जो रजनीश जी गिना रहे थे, पिछले 3-4 महीनों में ही हुआ। जब से भूरिया जी का निधन हुआ और उपचुनाव की आहट सुनाई देने लगी, तो ताबड़तोड़ वहां के दौरे हुए और ताबड़तोड़ घोषणाएं हुई, वहां पर शिलान्यास होने लगे सब। लेकिन क्या लग रहा है, चुनाव में क्या ये बात मतदाता के मन में भी उठेगी? दो बातें, एक तो वो सवाल हुआ था दमोह से, मैं बता दूं कि उपचुनाव में क्या सत्ता पक्ष को जिताना चाहिए या कांग्रेस क्यों नहीं जीती है, क्यों मेहनत नहीं करती। मेरा ये कहना है कि उपचुनाव हमेशा विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की गलतियां तब तक सामने आ चुकी होती हैं। और इस समय तो 12 साल बीजेपी को सरकार में रहते हुए हो गया, अब बहुत अच्छी स्थितियां हैं कांग्रेस को अपनी बात को रखने की और अपने उम्मीदवार को जिताने की। लेकिन हो क्या रहा है, मैं अपने जो दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दरअसल खुद कांग्रेस जीतने की मनस्थिति में नहीं है, उसने खुद मैदान छोड़ा हुआ है। एक अटल जी की कविता है कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, अगर टूटे तन से कोई खड़ा नहीं होता, तो बीजेपी का, कांग्रेस का जो मन है और तन दोनों इस समय टूटा हुआ है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया नहीं कह रहा है, कांग्रेस के लोग भीतर से जानते हैं। और जो सवाल यहाँ आ रहे हैं, वो सवाल आम जनता की बेचैनी बता रहे हैं कि कांग्रेस आखिर इतनी टूटी हुई क्यों है। ये समझने की बात है। लेकिन जहाँ तक उपचुनाव जीतने की बात है, हमेशा विपक्ष के लिए, चाहे वो विपक्ष में कांग्रेस रही या बीजेपी रही हो, बड़ी अच्छी स्थितियाँ होती है। और भाजपा ने तो कई बार उपचुनाव विपक्ष में रहते हुए जीत कर दिखाए हैं। दरअसल कांग्रेस लड़ने की स्थिति में नहीं है, और जब लड़ेगी नहीं तो जाहिर है कि जो पार्टी सामने मजबूत है वही जीतेगी। और इस बार भी अगर कांग्रेस ऐसी कमजोर रही तो नतीजे वही आएंगे जो पहले आते रहे। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो सवाल अभी हुआ था कि कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही कि वो मजबूती से लड़े, एक हो जाए। और मैं ये फिर वही बात कहना चाहता हूँ पंकज जी को और उनकी पार्टी के लिए कि ये जो हम बात करते हैं इस फोरम पर बैठकर या बाकी जो सड़कों पर बात होती है, यही बात जनता के मन में है। वो खुद चाहती है कि भाजपा के अलावा कोई ऐसी पार्टी हो जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके। बिल्कुल रजनीश जी, पेटलावद हादसे के बाद सभी जानते कि बड़ी चिंता बढ़ गई थी बीजेपी संगठन की कि अब क्या करेंगे। वहाँ पर अब भागवत कथाओं के जरिए क्या माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि प्रत्याशी अगर कमजोर है कांतिलाल भूरिया जी के मुकाबले, तो फिर इस तरह के ये आयोजन भी किए जा रहे हैं जनता को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए। देखिए, वहाँ जो पेटलावद की सत्संग समिति है उनका ये आयोजन था, भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं था। लेकिन पेटलावद का जो हाँ, स्वाभाविक रूप से जो वहाँ नेता हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही, होना भी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पेटलावद का जो दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद में जो संवेदनशीलता का परिचय मुख्यमंत्री जी ने दिया, लगातार वहीं कैंपिंग उन्होंने किया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार जनता से मिलने गए, जो प्रभावित गण थे उनके घर गए, और जो तमाम और राहत के काम होना चाहिए थे वहाँ उन्होंने किए। दूसरी बात, पेटलावद के अलावा भी
जो मैं बार बार कह रहा हूं विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की, आज 2200 करोड़ की योजना नर्मदा के जल के माध्यम से पूरे अलीराजपुर में पानी पहुंचाने की बात, सिंचाई को या पानी पीने की बात, ये कभी कांग्रेस सरकार ने नहीं की, कांतिलाल भूरिया जी ने नहीं की। चाहे वो सोंडवा का कॉलेज हो, मेघनगर का कॉलेज हो, राणापुर का कॉलेज हो, 22 से ज्यादा हाई स्कूल का अपग्रेडेशन हो, छात्रावासों की वहां उपलब्धता हो, मुझे लगता है ये सड़कों की पहुंच हो, ये कांतिलाल भूरिया जी ने या कांग्रेस ने नहीं किए। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धि है। और हमने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अगर विकास कार्य किए गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। हम विकास, सुशासन और जन कल्याणकारी योजनाओं को मुद्दा बना रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि भूरिया जी आए मैदान में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा उन्होंने क्या किया, गिनाने लायक उपलब्धि नहीं है उनके पास। ठीक है, ये बाकी बीजेपी लोग हिसाब करेंगे इसके परिणाम के बाद। ये 24 नवंबर को पता चलेगा। दर्शक हमारे साथ में सिलवानी से राघवेंद्र जिन साहब, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। जी, मेरा सवाल आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी से ही है। हाँ। जी पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी मान्यता है कि शिवराज सिंह जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हुए हैं। उन्होंने आम जनता के लिए बहुत अच्छी नीतियां बनाई हैं जिनका लाभ समाज के अंतिम छोटे व्यक्ति को मिल रहा है। इसलिए मेरी ऐसी मान्यता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ। और ये उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। नहीं, ये कोई सवाल है क्या कोई आपका राघवेंद्र जी? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस विषय में राघवेंद्र जी के क्या विचार हैं। चलिए, राघवेंद्र जी के विचार भी जानेंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत कमजोर है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। राघवेंद्र जी, ठीक है, ये राघवेंद्र जी तो वही विश्लेषण कर चुके हैं जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, मंदसौर से एक दर्शक है, शाहिद जी अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ पूछिए। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कि रजनीश जी अग्रवाल को मैं बताना चाहता हूँ कि वो अभी अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, रजनीश जी अग्रवाल। तो उनकी उपलब्धियां ये है, मैं एक स्टूडेंट को भी पढ़ाई कर रहा हूँ, उनकी उपलब्धियां ये है कि उन्होंने व्यापम में इतना खतरनाक अत्याचार किया स्टूडेंट के साथ कि आज एमपी की शिक्षा व्यवस्था की ऐसी हालत कर दी है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, हर गली मोहल्ले पे, चौराहे, गुमटी पे खड़ा होकर कोई हेरा घेरा बोलता है कि तू 1000 रुपए दे दो, 1000 रुपए के 1 नंबर बढ़ जाएगा और हम तुझे पास करवा देंगे बिना एग्जाम में बैठे। ये हालत कर दी इन लोगों ने एमपी की शिक्षा व्यवस्था की, और उसके बावजूद ये उपलब्धियां गिना रहे, काय की उपलब्धियां गिना रहे। और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी नाकामी है कि जो जिससे देश का भविष्य टिका हुआ है, उस भविष्य को बेच दिया इन एमपी सरकार ने, शिवराज सरकार ने। ये प्रदेश के युवाओं का दर्द भी है। राजनीश जी, व्यापम का भूत पीछा नहीं छोड़ेगा, भले ही कितनी क्लीन चिट मिलती जाए, लेकिन कैसे आश्वस्त करेंगे? व्यापम का मुद्दा भी उठेगा, प्रदेश में सूखे की स्थिति का मुद्दा भी उठेगा, चुनाव में पेटलावत का मुद्दा भी उठेगा। एक दर्शक हमारे साथ, उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। रतलाम से हमारे साथ एक दर्शक हैं, राजेंद्र जी अपना सवाल कीजिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता रजनीश जी अग्रवाल से एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत काम करे, शिवराज सिंह जी ने बहुत काम करे, अभी 1400 करोड़ की योजना यहाँ रतलाम में करके गए हैं, अभी तक एक भी शिलान्यास नहीं हुआ है। और अभी जो पेटलावत कांड हुआ जिसमें राजेंद्र कासवा का अभी तक पता नहीं चला। ठीक, ये किस बलबूते पे इधर वोट मांगेंगे? रजनीश जी, ये मुद्दे हैं आपके साथ, सवाल है ज्वलंत। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक बात तो जो व्यापम की बात कही, व्यापम में जो कुछ गड़बड़ हुई, सीबीआई के पास में मामला है, आप सबको पता है। कुछ गड़बड़, कांग्रेस ने, सुनिए ना, जो भी कुछ गड़बड़ हुई, मैं रिपीट करता हूं, जो कुछ गड़बड़ हुई उसका पूरा मामला सीबीआई के सामने मामला है, सीबीआई जांच कर रही है। कांग्रेस ने जो गुमराह करने का प्रयास किया, वो उसका जवाब भी लगातार चुनाव के माध्यम से जनता ने भी दिया। जनता ने लगातार जवाब दिया। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, जो कहते थे कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी का माहौल खराब है और व्यापम का मुद्दा है, वो शहरों की जनता ने भी इनको जवाब दिया। कोई घटना, दुर्घटना घटती है, कोई हादसा होता है, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा आती है, तो इन सबके बावजूद भी सरकार की नीयत और सरकार के एक्शन क्या होते हैं वो जनता देखती है। शिवराज सिंह चौहान साहब ने क्या किया, सूखा अगर हुआ तो वो जनता देखती है, किसान देखता है, किसान समझता है। अगर कोई हादसा घटा तो शिवराज सिंह चौहान साहब कहां थे? मुख्यमंत्री निवास में नहीं थे, उनके साथ में सड़क पर बैठे थे, उनके साथ में गलियों में घूम रहे थे, उनके साथ में, उनके बीच में थे। मुझे लगता है कि ये सरकार देखती, जो राहत सरकार से मिलना चाहिए वो जनता देखती है, जनता महसूस करती है। अभी जो विकास कार्यों के मामले में बात कर रहे थे, मैं फिर दोहराता हूं
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में विकास कार्य किए गए हैं तो उनकी एवज में भाजपा को चुनिए, क्योंकि हम मुद्दा विकास को बनाते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को बनाते हैं, गांव गरीब किसान आदिवासियों को जो रजनी जी मेरे एक सवाल का जवाब के आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम यहाँ वहां की बात नहीं कर रहे, बरगलाने की बात नहीं कर रहे, क्या करेंगे उसकी बात नहीं कर रहे। जो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने झाबुआ रतलाम में किया उसके दम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है रजनी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे। 12 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है, ठीक है, वहां पर कभी कांतिलाल भूरिया सांसद रहे होंगे, दिलीप सिंह जी भी। जिस दिन पेटलावद हादसा हुआ, घायलों को रतलाम ले जाना पड़ा, इंदौर तक लाना पड़ा। 12 साल में क्यों एक ऐसा हॉस्पिटल जिला मुख्यालय पर नहीं बन पाया कि घायलों का इलाज वहीं के वहीं हो जाता है? कई लोगों ने रास्ते में, ये बड़ा गंभीर सवाल है, जब विकास की बातें करते कि 1400 करोड़ 1500 करोड़, अरे एक अस्पताल क्यों नहीं बन पाया इस तरीके के कि वहीं पर घायलों का इलाज हो जाता है? देखिए, एक हादसे के बाद में कई प्रकार के सवाल, बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और वो सवाल उस पृष्ठभूमि पे होते हैं कि जब भावनात्मक रूप से एक प्रकार की अलग अपेक्षा करते हैं। आप जो कह रहे हैं, कई प्रकार के घायल छोटे होते हैं, कई गंभीर घायल होते हैं, उनकी गंभीरता देखते हुए उनको उस स्तर की अस्पताल में भेजा जाता है। और ये जो आप बात कर रहे हैं, सारी अस्पताल, जिला अस्पताल जैसे या इंदौर जैसे अस्पताल या रतलाम जैसे अस्पताल पेटलावद में क्यों नहीं है? मुझे लगता है पेटलावद नहीं, जिला मुख्यालय। मैंने कहा झाबुआ में कितने साल और इंतजार करेगी झाबुआ की जनता की एक ऐसा ढंग का अस्पताल उन्हें मिल जाए। झाबुआ जिला मुख्यालय स्तर का अच्छा अस्पताल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार उसको अपग्रेड किया, अच्छा अस्पताल है। लेकिन जब घायलों की गंभीरता होती है उसके हिसाब से इंदौर क्या जी, मुंबई भी भेजना होगा, दिल्ली भी भेजना होगा, किसी गरीब को तो भेजेंगे। और जो सरकार ने भेजा है तमाम गरीब को, क्या पेटलावद के केवल नहीं, तमाम गरीबों के इलाज के लिए शिवराज जी ने मुंबई भी भेजा, दिल्ली भी भेजा, विदेश भी भेजना होगा तो भेजेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में सागर से, पप्पू जी अपना सवाल कीजिए, फिर आते पंकज जी आपके पास। सर मेरा सवाल रजनी जी से है सर, कि इनके सांसद और विधायक सर भाजपा के ही हैं सागर में, और 12 साल से शिवराज सिंह जी की सरकार है, तो ये एक उपलब्धि बता दें सर सागर में कि कौन सी बड़ी उपलब्धि है सर? मेडिकल भी है तो सर उसको मान्यता नहीं मिल रही है, जबलपुर हाई कोर्ट में अटका हुआ है केस। चलिए, और आप विकास की बात कर रहे हैं सर, और डफरेन अस्पताल यहाँ इतनी है कि सिर्फ एक डॉक्टर पूरी डिलीवरियां करवा रहा है और रोड पे महिलाएं तरसा हो रहा है। ये स्थिति है रजनीश जी। खैर, ये विषय से जुड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बुरा हाल ये कई बार हम भी खबरों में दिखाते हैं। ग्वालियर से एक दर्शक है, उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। ग्वालियर से संतोष जी हमारे साथ में। संतोष जी अपना सवाल कीजिए। संतोष जी मेरा सवाल रजनी जी से है एक। रजनी से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले उपचुनाव लकई और नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें हमने देखा कि शिवराज सिंह जी 8 जगह रोड शो और सभाएं कर रहे थे और प्रशासन को आगे पीछे लेके चल रहे थे और प्रशासन की मदद से उन्होंने चुनाव जीत लिए। एक सुझाव मेरा पंकज जी के लिए है कि कांग्रेस को अब यूनाइट हो जाना चाहिए, क्योंकि जनता उनको चाहती है, वोट देना भी चाहती है, लेकिन वो जनता से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों, ये कब तक हालत रहेगी कांग्रेस की। देखिए, पंकज जी के भी चाहने वाले, कांग्रेस के चाहने वाले। एक और दर्शक है, उसके बाद आते हैं दोनों के। आगर मालवा से सतीश जी हमारे साथ में, अपना सवाल कीजिए। जी पंकज जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि मैं अग्रवाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण अंचलों में स्थिति दयनीय है, और पंकज जी विश्वास रखिए आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जितने ऊपर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा रहा है। पंकज जी का खून बढ़ गया आज ये सब आपकी बातें सुन के। पंकज जी के लिए दुश्मनी है ये आपके जख्म, ये आपकी गलतियां छुपा रहे हैं, ये नासूर बन के फूटेंगे बाद में। मैं कुछ उत्तर देना चलिए, अब आप बोलिए पंकज जी, आपकी बारी। मेरे मित्र ने कहा, अग्रवाल साहब, रजनीश जी अग्रवाल साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने व्यापम के मामले पर गुमराह किया। तो क्या कांग्रेस पार्टी देश के सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह कर सकती है? दीपेश जी, जिसने सीबीआई जांच का आदेश गुमराह किया पंकज जी। मैं रिपीट कर दूं, आपको क्लियर कर दूं। नहीं, मुझे क्लियर है। सीबीआई को आप कह रहे थे, मुझे सीबीआई सुप्रीम कोर्ट को, तो आप गुमराह करने की आपकी वजह से कोशिश की थी। बोलने तो दीजिए, अब आपको पर्याप्त समय मिला। फिर उन्होंने मुद्दे की बात करी कि बहुत विकास के कार्य किए। आपने बिल्कुल ठीक वाजिब सवाल पूछा कि पेटलाबाद में यदि 100 लोगों की मौत हुई, तो यदि वहां कोई ढंग का अस्पताल जिला स्तर पर होता तो शायद लोगों की जान बचाई जा सकती थी। एक बात, पत्रकार अक्षय सिंह भी, जिनका व्यापम से संबंध है, उसमें वो भी जांच के दायरे में है, उनको भी दाहोद के अस्पताल लेकर जाना पड़ा क्योंकि झाबुआ में उचित इलाज की व्यवस्था नहीं थी और अंतर्गत उन्होंने दम तोड़ दिया।
व्यापम के मामले में बेटी नम्रता डामोर का जो मामला आया वो भी झाबुआ से जुड़ा, जिसके मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी अंतिम समय तक बोलते रहे कि वो हत्या नहीं है, एसआईटी और एसटीएफ सब मिलकर बहुत बढ़िया जांच कर रहे हैं। और जिस दिन मामला सीबीआई के पास गया उन्होंने हत्या का प्रकरण दर्ज किया। तो ये रहा और गुमराह की स्थिति ये इनको बताना चाहता हूँ। अब मुद्दों की बात करें तो कांग्रेस, आपने मुझे पहले मैं मुद्दों पे आ रहा था पर मुझे आपने विलंब कर दिया तो 4 लोगों ने टोक दिया कि मुद्दे कहाँ हैं आपके। मुद्दे बहुत सारे हैं दीपेश जी, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को 12 साल हो गए, 10 साल खुद शिवराज जी को पूरे हो रहे हैं और हम उनसे जवाब तलब करना चाहते हैं, किसानों की बात करना चाहते हैं कि ये सरकार किसानों के लिए दिल्ली दरबार से बैरंग लौट कर आई और अब सरकार बाजार से कर लेना चाहती है। 1.5 लाख करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय पिछले 12 साल की बीजेपी की सरकार में। इन्होंने 558 करोड़ का अंशदान जो किसान बीमा योजना के लिए था वो नहीं दिया, इसलिए आज तक किसानों को पैसा नहीं मिला। भारतीय किसान संघ जो इनका अंग है वो बात करता है कि 7 महीने में 2230 आत्महत्याएं। तो मुझे लगता है कि इनको अपने गिरबान में सोचना चाहिए और विकास के नाम पर जो प्रदेश को विनाश दे रहे हैं उनको लाज आना चाहिए। विकास की बात करते हैं, ये कांग्रेस का माखौल उड़ाते हैं पर इनको अपने सत्ता मद में अपनी गलतियां नहीं दिख रही। दीपेश जी, मध्य प्रदेश की जनता बहुत सुधी है और मुझे लगता है कि देवास से और रतलाम झाबुआ से इस बात की शुरुआत हो जाएगी कि जो विकास के नाम पर जिन्होंने विनाश दिया है। प्रधानमंत्री की बात करें दिल्ली की किसानों के लिए, दीपेश जी एक मुद्दा, प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, याद दिला दूं रजनी जी को, पृष्ठ क्रमांक 44, किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। और यही सरकार फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार शपथ पत्र देती है, हम उनको मुआवजा नहीं दे सकते। और कांग्रेस पार्टी तो बहुत साफ तौर पर हिम्मत के साथ मांग करती है कि 13-14 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद मोदी जी की सरकार आई। 13 में भी मध्य प्रदेश में किसानों की दिक्कत थी, 14 में थी। पंकज ये हिसाब दे दें, दीपेश एक लाइन पर ये हिसाब दे दें कि मनमोहन सिंह सरकार से इनको कितना पैसा मिला और अब मोदी जी ने क्या पैसा दिया। ये क्या किसानों की बात करें? अभी आश्वासन मिला दिल्ली से, आश्वासन नहीं, इनको आश्वासन मिला दीपेश जी, और आश्वासन का तो ये यहाँ दिखावा कर रहे हैं क्योंकि शिवराज जी में साहस नहीं है कि मोदी जी की बुराई कर सके, तो इसलिए कर्ज देने की बात करें। भी आश्वासन मिला होता तो कर्ज की क्या आवश्यकता है इनको। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं रजनी। लेकिन पंकज जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आपने बीजेपी की ये तमाम खामियां, तमाम कमियां आपने पिछले कई उपचुनाव में गिना दी है, उसका फायदा नहीं मिलता है। और जो दर्शक तमाम कह रहे हैं आपको कि जब तक आप अपना घर ठीक नहीं करेंगे, चाह रहे हैं लोग, लेकिन वो भरोसा आप नहीं जता पा रहे हैं जनता में, वो समस्या है। देखिए, लोगों की चाहत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि आपके पास इतने मुद्दे, फायदा नहीं उठा पा रहे। उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए दीपेश जी, सवाल मुद्दों का फायदा उठाने का नहीं है। ये जिन बिंदु पर हमने चर्चा करी ये मध्य प्रदेश के लिए शर्म का विषय है। यदि आज भी व्यापम के मामले में मध्य प्रदेश की थू थू होती है तो उनको धिक्कार है जो सत्ता में और उसके जिम्मेदार हैं। ये इस बात को समझना चाहिए इनको। यदि किसान मध्य प्रदेश में, दीपेश जी ये विचारणी पक्ष है कि आज से 2-3 साल पहले मध्य प्रदेश किसान आत्महत्या नहीं करता था, पर उनका विश्वास सरकार से उठ गया। किसान सरकार नहीं है, ये किसानों के विनाश करने वालों की सरकार है। लगता है कि मेरी सबर का बांध टूट रहा है। रजनी जी बोल लीजिए, बांध सबर का है क्या? का भाषण हो रहा है। बोलिए बोलिए। सच कड़वा होता है रजनी जी, सच कड़वा होता है। चलिए एक दर्शक का फोन ले ले तो उसके बाद आते रजनी जी आपके पास में। गुना से नीरज जी हमारे साथ में फोन, आपका सवाल कीजिए नीरज जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे साहब, हाँ कि किन से सवाल है आपका नीरज जी? मैं पंकज जी से ये पूछना चाहता हूँ सर, हाँ, कि यदि किसान इतने दुखी हैं, गरीब इतने परेशान हैं, यदि इनका काम इनको अच्छा नहीं लग रहा तो इससे अच्छा करने के लिए अभी से मेहनत करें, गांव-गांव में जाके पता करें कौन किसान कैसे दुखी है, गरीबी की जाकर स्थिति देखें, इनके बाद इनको अच्छा करें, फिर जनता को कैसे पसंद नहीं है। पूरे भारत क्या पूरे ऑल वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो जाएगी कांग्रेस, लेकिन इससे आगे बढ़ के काम करके तो देखिए। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक और दर्शक है हमारे साथ में दमोह से, हर्ष जी अपना सवाल कीजिए। हर्ष जी आपका आवाज मिल रही है? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। कुल मिलाकर के पंकज जी आपके पास आएंगे, अभी भी सुझाव की कोई कमी नहीं है आपके पास। रजनीश जी तमाम बातें कहीं आरोप लगाए, किस तरीके से जवाब देंगे? मैं वही बार बार बात करता हूं, ये जो झूठ बोलते हैं जनता को रुचता नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनके प्रत्याशी खड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है कि ये टिकट नहीं देते और लोगों के पास में इनके नेता नहीं जाते, लेकिन ये जो बातें बोलते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। अगर किसानों के बीच में अगर कहें कि शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया तो किसानों को बात नहीं जमेगी, क्योंकि वो जानता है 18% का ब्याज देने वाला किसान कांग्रेस के राज में, वो जानता है कि न केवल 0% का ब्याज बल्कि मूलधन में भी 10% कम।
वो जानता है कि खाद बीज की उपलब्धता, वो जानता है कि बिजली के बिल के फ्लैट रेट की उपलब्धता, वो जानता है कि किसानों ने मुआवजा 500 रुपए दिया करते थे कांग्रेस सरकार में, आज 15,000 मिलता है। वो जानता है कि 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है, इस बार करोड़ का कर्ज इसी सरकार ने, फसल की लागत के आधार पर मुआवजा देने की बात। मुझे लगता है ये शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के लिए क्या किया, किसान से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। गरीबों के लिए क्या किया, किसान गरीब से ज्यादा कोई नहीं जानता। इसलिए ये भरमाने की कितनी कोशिश करें वो भ्रम में नहीं आती। एक बात, दूसरी बात मैं कह रहा हूं राघवेंद्र जी से पहले सवाल ले लेते हैं। गिनाइए उपलब्धियां, मैं झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जिलों की उपलब्धियां गिनाता हूं जो लोकसभा में की हैं, आप गिनाइए। नहीं, मैं तो जनता के सामने कह रहा हूं, दर्शक गिन रहे हैं। आप कांतिलाल भूरिया जी ने 25 साल के राजनीतिक जीवन में जब वो संसदीय सचिव मंत्री रहे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में क्या उपलब्धि दी? बड़े बड़ी बातें करने वाले भूरिया जी वहां कुछ नहीं कर पाए, केवल सिवाय एक अजीब प्रकार की दहशत फैला के और वोट पाते रहे। उसका उत्तर जनता फिर दे देगी। मैंने फिर कहा कि कांतिलाल भूरिया जी को उम्मीदवार बनाइए, जनता जवाब देने को तैयार है। चलिए दीपेश जी, एक मिनट, एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरे मित्र ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करी, मेरा इनसे एक प्रश्न है, ये झूठी और सच्ची बात तो कांग्रेस की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया किसानों का देश भर में। मध्य प्रदेश से किसानों का 1900 करोड़ का कर्ज माफ हुआ, उसमें इनकी सरकार के लोगों ने 200 करोड़ का घोटाला किया। और ये विधानसभा का प्रश्न है, आज तक मुख्यमंत्री जी ये बता नहीं पाए कि 200 करोड़ का घोटाला किसने किया। तो ये इनका स्तर है। चलिए, समय की कमी है। पंकज जी, राघवेंद्र जी से किसान इसकी बात एक दो सवाल मैं चुनौती दे रहा हूँ मेरे मित्र को, घोटाला चुनौती दे रहा हूँ आपको विधानसभा की। अरे लोगों के कान पक गए, लोगों के कान पक गए। पंकज जी, रजनीश जी एक दूसरे पर आप लोग झूठ साबित कर दो तो विधानसभा की कार्रवाई आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। रजनीश जी ठीक है, 200 करोड़ खा गए आप लोग, विधानसभा की कार्रवाई है। हजारों करोड़ के नाते 1000 करोड़ से नीचे। हाँ बिल्कुल 1000 करोड़ खाए, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 1000 करोड़ खाए, घोटाले बिल्कुल सरकार ने बिल्कुल ठीक कहा, आप लाख बिल्कुल नीचे नहीं उतरते। आपने 1000 करोड़ खाए, बिल्कुल ठीक कहा, सच स्वीकार किया आपने, सच स्वीकार किया आपने, 1000 करोड़ खाए। राघवेंद्र जी, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों के घोटाले आपको आते हैं। हाँ, रजनीश जी एक सवाल राघवेंद्र जी से ले रहे थे। राघवेंद्र जी, ये देख रहे हैं आप चुनावी चक्करलस इसी तरीके से हमें वो 21 नवंबर तक सुनने को मिलेगी। ये 24 नवंबर को नतीजे आने वाले हैं, जिसके पक्ष में जाए, क्या मायने हैं इसके? क्या कांग्रेस अगर फिर से अगर उसे हार का मुंह देखना पड़ता है तो क्या अब नहीं वक्त है कि प्रशासनिक पूरी सर्जरी हो जाए कांग्रेस की मध्य प्रदेश में? कम से कम इतने उपचुनाव हार गए कि किस बात का इंतजार राहुल गांधी को? क्या जिद है अरुण गांधी, मजबूरी है, या एक्सपेरिमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ? मैं आपको बता दूं कि चर्चा की शुरुआत में रजनीश जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर कांग्रेसी मित्र उसको समझना चाहें तो वो उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड आपको दिया है, एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र आपको दिया। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी। पेटलाबाद में धमाका हुआ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, व्यापक घोटाला हुआ, कांग्रेस के आरोप है कि विकास नहीं हुआ। इस सब के बावजूद बीजेपी क्यों जीत रही है, उसका उन्होंने बहुत सरल नुस्खा बताया है। रजनीश जी ने कहा कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जनता से कनेक्ट रहते हैं। जब 103 लोग मरे पेटलाबाद में तो घर घर गए वो जिनके यहाँ हादसे में लोग मरे थे, जो दिवंगत हुए थे। ये बीजेपी की जीत का राज है। और कांग्रेस की हार का राज ये है कि वो कनेक्टिविटी अब दोबारा नहीं हो। जैसे होता ना मोबाइल फोन, बात नहीं हो पा रही है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। भले आप बहुत अच्छी बात करने जा रहे हो, कांग्रेस बड़ी अच्छी है, आजादी की पार्टी है, बहुत जनता से जुड़ी हुई पार्टी रही है, लेकिन अब हार क्यों रही है? बीजेपी में जो भी पार्टी सरकार में होती है उसकी गलतियां बहुत सारी होती है और उनको बताकर आप चुनाव जीत सकते हैं। ये मुद्दा टीम लीडर की भी जिम्मेदारी है ना, सब नेताओं को एक करने की। मैं वही बता रहा हूँ, ये मुद्दा कांग्रेस के पास तो बहुत सारे अपने आप स्वतः आ गए हैं। अब अगर वो कनेक्टिविटी नहीं होगी उसकी, उसके लीडर जनता से नहीं जुड़ेंगे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे कमलनाथ हो, तब तक बीजेपी 1000 मुद्दे देती रहेगी कांग्रेस को। ऐसी प्रदेश अध्यक्ष बदल के कुछ सुधार आएगा? मेरा मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष बदल के साथ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या नहीं क्या करना चाहिए मुझे, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन इतनी हार के बाद क्रिकेट में जब हारते हैं तो लोग कहते हैं बदला जाता है, कैप्टन बदल दो। जब बहुत हारते हैं तो कहते हैं खिलाड़ी बदल दो, और बहुत हारते हैं। आपके प्रशंसक कितने पंकज जी, देखा कि नहीं आपने? नहीं, मैं तो सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि एजेंडा सेट है, हमारा कोई आप अरुण यादव जी से नाराज हैं। नहीं, हम तो सीधा सा सवाल है कि इतनी हार के बाद भी अगर किसी को आप मौका दिए जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, ये हम जानना चाह रहे हैं। मैं उत्तर दूंगा, मुझे अवसर दीजिए। ठीक है, मेरा ये कहना है कि इतने सारे मुद्दे हैं, जब आप लगातार हार रहे हैं तो कप्तान बदलिए, कोच बदलिए, और जरूरत पड़े तो आप खिलाड़ी बदलिए। अगर आप नहीं बदलेंगे तो सारी टीम को लेकर आप जहां जाएंगे आपको निराशा हाथ लगेगी। रजनीश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे।
लग रहा होगा कि बिल्कुल जीत आपको मुहाने पर नजर आ रही हो कि हम तो साहब जीतने वाले, लेकिन आज स्थिति आपने देखी है वहां पर कि ओवर कॉन्फिडेंस में शायद अगर बीजेपी आए तो जमीन पर रहते हैं, जमीन पर चलते हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। जब उपचुनाव की वहां संभावनाएं बनी तब से लेकर अब तक लगातार जो चुनावी मोड में काम किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहते हुए भी बूथ पर काम कर रही है और दमखम से कर रही है। आप सबको पता है, प्रशिक्षण का सवाल हो, बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का सवाल हो या तमाम और मुद्दों पर काम करने की बात हो, तो ये हम जमीन पर काम करते हैं, इसलिए हम आत्मविश्वास से भरे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, चुनाव विकास, सुशासन और शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर होगा और उस पर जनता जवाब देगी। शिवराज सिंह चौहान जी ने झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम जिले में जो सौगातें दी, जो काम किए, जनता उस पर जवाब देगी। और कांतिलाल भूरिया जी ने जो नहीं किया उस पर जवाब देगी। एक हॉस्पिटल बन जाए, रेल लाइन बिक जाए, वो सब जनता जवाब वहां की दे देगी दीपेश जी। जनता जानती है, समझती है, वहां रहती है, जनता जवाब देगी। चुनाव हो रहा है ना, चुनाव वहां हो रहा है, जनता बखूबी जानती है। देखिए रजनीश जी बहुत अनजाने में टिप्स दे गए हैं। अगर कांग्रेस इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है। कनेक्टिविटी बहुत सूत्र वाक्य है। चलिए आखिरी कमेंट राघवेंद्र जी की ओर से, अगर पंकज जी आपकी बात। आप राघवेंद्र जी पहले नहीं, उन्होंने तो आपको सुझाव दे दिया कि भैया कनेक्टिविटी बढ़ा लीजिए। अगर वो कमलनाथ जी दिल्ली में बैठे रहेंगे, दिग्विजय सिंह तमाम मामलों में बयान देकर उलझे रहेंगे, तो फिर शायद कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है, ऐसा सबको देखिए राघवेंद्र जी वरिष्ठ विश्लेषक, सिंधिया जी गुना ग्वालियर और वहीं तक सीमित रहते, नहीं आते कभी इस तरफ। देखिए राघवेंद्र जी वरिष्ठ विश्लेषक हैं और उनका अपना नजरिया है, पर्याप्त तजुर्बा है। कांग्रेस पार्टी ने, यदि हम कनेक्टिविटी की बात करें, पेटलावत का जिक्र करें, तो पेटलावत का जब दुखद हादसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रीमान कांतिलाल भूरिया जी सबसे पहले पहुंचे और रतलाम में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था, जहां अरुण यादव जी, मोहन प्रकाश जी थे, पर भूरिया जी ने उस कार्यकर्ता सम्मेलन को छोड़कर लोगों के दुख में शामिल होने को प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री जी या हिंदी सम्मेलन में मोदी जी और बाकी उन्होंने जो किया वो छोड़े पंकज जी, आप तो आपकी रणनीति बताइए कि क्या रहने वाली हो। उसी बात कर रहा हूं कि ये बीजेपी के लोग जो दावा कर रहे हैं मानवीयता का, उसका चेहरा दिखाना चाह रहा हूं मैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम जनता के बीच जाने का, जिसको आप कनेक्टिविटी शब्द बात कर रहे हैं, वो पूरे प्रयास हैं। और कांग्रेस पार्टी ने चाहे पेटलावत का मामला हो, अलीराजपुर हो, झाबुआ हो या रतलाम, हम शहर की बात करें या देवास की बात करें, तो सारी जगह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आप दावे से बोल सकते कि इस उपचुनाव में पांचों नेता आपके जो बड़े, सुरेश पचौरी, सिंधिया जी, कमलनाथ, अरुण यादव और दिग्विजय सिंह, ये एक मंच पे नजर आएंगे। आप दावे से बोल सकते हैं? मैं दावा और वादा दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं कि जैसा आप कह रहे हैं इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का। बहुत शुक्रिया, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया। आपने ये नहीं बताया कि अरुण यादव क्यों अभी तक बने हुए हैं। मैं आप स्वीकार कर लीजिए कि आपका एजेंडा अरुण यादव जी है, तो उत्तर नहीं है जवाब ना कि भाई लगातार हार के बाद भी क्यों बना है। के साथ साथ भी कांग्रेस सोच भी बदले। चलिए बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। उपचुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। पंकज जी, आपको बहुत और दर्शकों का प्यार आपको तो मिला है आज। और राघवेंद्र जी, आपने विशेष टिप्पणी की, कांग्रेस को कई सुझाव दिए, माने न माने उनकी मर्जी है। बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव की चुनौती और बढ़ती सियासी सरगर्मी की। करो या मरो का ये चुनाव न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी संगठन के लिए, बल्कि खुद कांतिलाल भूरिया और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी उतना ही अहम है। क्योंकि चुनाव में अगर कांतिलाल भूरिया हारते हैं तो ये उनकी लगातार दूसरी हार होगी, जो न सिर्फ उनका बल्कि उनके कार्यकर्ताओं का भी मनोबल तोड़ेगी, साथ ही उनके राजनीतिक रसूख की दशा और दिशा भी तय करेगी। दूसरी तरफ भले ही रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से उपचुनाव बीजेपी से निर्मला भूरिया लड़ रही हैं, मगर हकीकत यह है कि प्रतिष्ठा यहाँ शिवराज सिंह चौहान की दांव पर ज्यादा है। क्योंकि किसी भी राज्य के सीएम के कामकाज पर जनता की राय या उस राज्य में सीएम और उसकी पार्टी के तिलिस्म का पैमाना उपचुनाव ही माना जाता है। हालांकि इन सब बातों से अलग एक और सच भी है, चुनाव में चाहे बीजेपी की हार हो या कांग्रेस की, लेकिन जीत तो जनता की ही होनी चाहिए। जीत जनता की उम्मीदों और जरूरतों की होनी चाहिए। आखिर में यही कहना होगा कि चुनाव के इंद्रधनुषी दौर में सभी रंगीन हैं, कुछ मद में लाल हैं तो कुछ मामलों में संगीन हैं। उतरेंगे रंग तो असली शक्ल देखने को मिलेगी, किसी की साख बढ़ेगी, किसी की इज्जत उतरेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे, उस पर सुलगते सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Sponsored by CXCT.
डेडलाइन है 5 प्रोजेक्ट में। शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000। एमपी अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। एमपी अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय बिलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। एमपी अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं